प्लास्टिड, लवक। प्लास्टिड प्लांट किंगडम में, पादप जगत में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी व फंगी को छोड़कर सभी प्लांट्स की सेल्स में बड़े, सबसे बड़े लेकिन न्यूक्लियस से छोटे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं। लेकिन यूग्लिना को अपवाद स्वरूप यूग्लिना में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर ही एनिमल्स को प्लांट्स से अलग रखा गया है। प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी व फंगी को छोड़कर सभी प्लांट्स की सेल्स में सबसे बड़े लेकिन न्यूक्लियस से छोटे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं। अपवाद स्वरूप यूग्लिना में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर एनिमल्स को प्लांट से अलग रखा गया है। अब बात करते हैं प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन की। प्लास्टिड वर्गीकरण, प्लास्टिड का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है। प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट व क्रोमेटोफोर्स। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्रोमेटोफोर्स। प्लास्टिड को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स। बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट में इस प्रकार के प्लास्टिड में पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं।
ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। पिगमेंट एब्सेंट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें इनका मुख्य कार्य फूड मटेरियल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स का संचय करना, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, रंगहीन प्लास्टिड भी कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का संचय करना, स्टोरेज करना होता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार। संचित भोजन के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है इलियोप्लास्ट, थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को संचित भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अब बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट की। एमाइलोप्लास्ट, इन प्लास्टिड में या ये रंगहीन प्लास्टिड, इन रंगहीन प्लास्टिड में स्टार्च संचित रहता है, स्टार्च संचित रहता है, स्टार्च संचित रहता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड है इसका इलियोप्लास्ट। इन रंगहीन प्लास्टिड में ऑयल संचित रहता है, तेल संचित रहता है। इन रंगहीन प्लास्टिड में ऑयल संचित रहता है, ऑयल संचित रहता है। ये मोनोकोट एंड डाइकोट सीड में पाया जाता है, जैसे लिलिएसी, एंड ऑर्किडेसी। फैमिली, ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट्स की डाइकोट एंड मोनोकोट सीड में ये ऑयल संचित रहता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट इन रंगहीन प्लास्टिड में प्रोटीन संचित रहता है, प्रोटीन संचित रहता है, प्रोटीन संचित रहता है, जैसे ब्राजील नट,
ब्राजील नट। इस प्रकार ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट है। ल्यूकोप्लास्ट ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इनमें पिगमेंट भी एब्सेंट होते हैं। और संचित भोजन के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा गया है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इनमें स्टार्च संचित रहता है। इलियोप्लास्ट इन रंगीन प्लास्टिड में ऑयल संचित रहता है, जैसे कि डाइकोट और मोनोकोट सीड में। लिलियेसी व ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर। प्रोटीनोप्लास्ट इन रंगीन प्लास्टिड में प्रोटीन संचित रहता है, जैसे ब्राजील नट। अब बात करेंगे इसके सेकंड टाइप की। सेकंड भाग है इसका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इन प्लास्टिड में पिगमेंट पाया जाता है, इनमें पिगमेंट पाया जाता है और इन प्लास्टिड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। रंगीन प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का फूड मटेरियल्स का सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट को भी इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है फियोप्लास्ट। थर्ड है रोडोप्लास्ट। अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। फर्स्ट टाइप इसका क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें क्लोरोफिल ए, बी, इनके अलावा डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, बी पिगमेंट, इनके अलावा डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए बी, इनके अलावा डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे इसके सेकंड की, फियोप्लास्ट। सेकंड टाइप इसका फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट ये प्लास्टिड्स भूरे व पीले रंग के होते हैं। ये प्लास्टिड फियोप्लास्ट सेकंड टाइप होगा इसका फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट ये प्लास्टिक भूरे व पीले रंग के होते हैं। भूरे व पीले रंग का पिगमेंट पाया जाता है। इन प्लास्टिक में ब्राउन व येलो पिगमेंट पाया जाता है। भूरे सेवालों ब्राउन एल्गी की सेल्स डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी की ब्राउन एल्गी में डायटम्स व डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल्स में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में इनमें ब्राउन कलर का पिगमेंट, इनमें भूरा वर्णक इनमें भूरा वर्णक फ्यूकोजैंथिन, इनमें ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन, पाया जाता है। इन प्लास्टिक में फ्यूकोजैंथिन भूरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर देता है। फ्यूकोजैंथिन ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है। अब बात करेंगे इसके क्रोमोप्लास्ट के थर्ड टाइप की, रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट ये लाल रंग के प्लास्टिड होते हैं। इनमें लाल रंग का वर्णक पिगमेंट फाइकोएरिथ्रीन पाया जाता है। ये रेड कलर के प्लास्टिड होते हैं। इनमें
फाइकोरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। यह पिगमेंट फ्यूकोजेंटिन की तरह ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर करता है। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट भी लाइट एनर्जी को, यह पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर करता है। अब बात करेंगे इसके प्लास्टिड के थर्ड क्लासिफिकेशन की, तीसरे वर्गीकरण की, तीसरा टाइप की, तीसरा टाइप इसका प्लास्टिड का तीसरा टाइप है, क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी व कुछ फंगी की सेल्स में पिगमेंट झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट संकेंद्री वलयों प्लेट्स के रूप में व्यवस्थित पटलिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया व समेत कुछ फंगी की सेल्स में पिगमेंट झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों में नहीं पाए जाते हैं। कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, कुछ फंगी की सेल्स में पिगमेंट झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट संकेंद्री वलयों प्लेट्स के रूप में व्यवस्थित पटलिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की सूक्ष्म संरचना। यह है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोप्लास्ट दो दो संकेंद्रित आउटर व इनर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस में मैग्नीशियम आयन आधारित एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो अधिक प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट संकुचन में मदद करता है। ये दोनों झिल्लियां, ये दोनों मेम्ब्रेन्स, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है, वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ये लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित ट्राइलेमेलर होती है, ये लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। स्ट्रोमा, इसके क्लोरोप्लास्ट के दो भाग हैं। फर्स्ट है ग्रेनुलर मैट्रिक्स, या स्ट्रोमा। ग्रेना फ्रैक्चर सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के दो तंत्र हैं, दो भाग इसके, ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, सेकंड है ग्रेना फ्रैक्चर सिस्टम। अब बात करेंगे मैट्रिक्स की, स्ट्रोमा की। इस मैट्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में एक जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है। इस मैट्रिक्स में जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है, जिसमें 50% घुलनशील प्रोटीन्स, राइबोसोम्स व इत्यादि पाए जाते हैं। इनके अलावा मैट्रिक्स में स्टार्च कण व ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की निष्क्रिय अवस्था में जो मैट्रिक्स में ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी संख्या निष्क्रिय अवस्था में बढ़ जाती है। इनके अलावा मैट्रिक्स में फाइकोफेरिटिन कण भी पाए जाते हैं, जिनमें हानि रहित लौह युक्त प्रोटीन उपस्थित रहती है। अब बात करेंगे इसके ग्रेना फ्रैक्चर सिस्टम की। ये थाइलेकोइड है। प्रत्येक थाइलेकोइड एक के ऊपर जमा होकर सिक्कों के रूप में या सिक्कों के ढेर के रूप में जमा होकर ग्रेना थाइलेकोइड का निर्माण करती है। प्रत्येक ग्रेना थाइलेकोइड आपस में एक फ्रेट नली द्वारा, जिसे फ्रेटी कहते हैं, फ्रेट नली द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार उस संरचना को स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। जिस नली के द्वारा जुड़ करके जो संरचना बन रही है, उसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया थाइलेकोइड में ही संपन्न होती है। एक ग्रेनम में थाइलेकोइड की संख्या 50 से अधिक या कम भी हो सकती है। 50 से या 50 से अधिक या कम हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में कंसेंट्रिक आउटर
व इनर द्वारा कवर्ड रहता है। ये मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन आधारित एटीपेज मैग्नीशियम आयन आधारित एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो अधिक प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट संकुचन में मदद करता है। प्रत्येक मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन फिफ्टी एंगस्ट्रॉम की होती है। 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब इसके दो भाग हैं, क्लोरोप्लास्ट के दो भाग हैं, ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, सेकंड है ग्रेना फ्रेटवर्क सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट दो संकेंद्रित आउटर और इनर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है। यह मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम आधारित एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो अधिक प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट संकुचन में मदद करता है। प्रत्येक मेम्ब्रेन 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब बात करते हैं इसके टू पार्ट्स की। इसके दो भाग होते हैं, पहला है इसके दो पार्ट्स हैं या दो भाग हैं। ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। सेकंड है ग्रेना फ्रेटवर्क सिस्टम। तो फर्स्ट की बात करेंगे ग्रेनुलर मैट्रिक्स की या स्ट्रोमा। ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में एक जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट में जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ
भरा रहता है, जिसमें 50% घुलनशील या 50% सोल्यूबल, 50% सोल्यूबल प्रोटीन्स, राइबोसोम, पाए जाते हैं। इनके अलावा स्ट्रोमा में इनके अलावा स्टार्च व ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। इनके अलावा स्टार्च एंड ऑस्मोफिलिक ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की निष्क्रिय अवस्था में, क्लोरोप्लास्ट की निष्क्रिय अवस्था में इन ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। क्लोरोप्लास्ट की निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। इनके अलावा इनमें फाइकोफेरिटीन कण भी पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें फाइकोफेरिटीन, इसमें फाइकोफेरिटीन कण भी पाए जाते हैं। फाइकोफेरिटीन फाइकोफेरिटीन में हानि रहित लौह युक्त प्रोटीन पाई जाती है। ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है, जिसमें 50% सोल्यूबल प्रोटीन्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनके अलावा स्टार्च, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की निष्क्रिय अवस्था में ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। फाइकोफेरिटीन कण भी पाए जाते हैं, जिनमें फाइकोफेरिटीन में हानि रहित लौह युक्त प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करेंगे इसके सेकंड भाग की। ग्रेना-फ्रेडबर्ग सिस्टम। ग्रेना-फ्रेडबर्ग सिस्टम
क्रेना फैक्टर सिस्टम फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पिगमेंट लैमिनर सिस्टम को बनाने वाली चपटी प्लेटनुमा दोहरी झिल्ली से बनी हुई पटलिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड आप एक के ऊपर परत के रूप में, सिक्कों के ढेर के रूप में जमा होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे ग्रेनम कहते हैं। जिसे व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम एक ग्रेनम में 50 से अबाव या कम थाइलेकोइड हो सकते हैं। ग्रेनम की प्रत्येक प्लेट या लैमेली दूसरी ग्रेनम से एक नली द्वारा, फ्रेटी द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, जिसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। संपूर्ण लैमिनर सिस्टम मैट्रिक्स में धसा हुआ रहता है, प्रत्येक थाइलेकोइड परतों में एक के ऊपर जमा होकर सिक्कों के ढेर के समान संरचना बनाती है, जिसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम को बनाने वाली प्रत्येक प्लेट दूसरी ग्रेनम की प्लेट से एक नली द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे इंटरग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम में 50 से अबाव या कम थाइलेकोइड हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया थाइलेकोइड में ही संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में संपन्न होती है। थाइलेकोइड में संपन्न होती है।